पापा जी, ये लीजिए 100 रुपए और मार्केट से कुछ फल और सब्जियां ले आइए। और हाँ, सब्जियां और फल खरीदते समय मोल भाव करिएगा, वरना सब्जी वाले आपको चूना लगा देंगे। निशा अपने ससुर मनोहर जी से बोली। मनोहर जी बोले, बहू, आज तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। शायद पेट में गैस हो गई है, उल्टी जैसा हो रहा है। हो सके तो मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दो। निशा गुस्से में बोली, पापा जी, नहीं जाना है तो मत जाइए, मगर तबीयत सही ना होने का नाटक तो मत करिए। वैसे भी पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। रोज के फल सब्जियां और दूध लाकर दे देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते आप, बल्कि आपको तो कभी कभी बर्तनों को भी घस लेना चाहिए या झाड़ू फट्टा भी लगा लेना चाहिए, ताकि आपका भी खाना हजम हो जाए। अब पूरा दिन घर में बैठे रहेंगे तो गैस तो होनी ही है। और हाँ, नींबू पानी पीना है तो आपको मार्केट जाकर नींबू लाने ही पड़ेंगे। मनोहर जी रसोई में गए और पानी में इनो का शैशे खोलकर डाला और पीने लगे। वे जानते थे अगर वे फल सब्जियां लाने मार्केट नहीं गए तो निशा बहू उन्हें ताने दे देकर वैसे ही उनका जीना हराम कर देगी। इसलिए वो सब्जियों का थैला लेकर घर से निकल पड़े। तबीयत अभी भी सही नहीं लग रही थी, इसीलिए वो थोड़ी देर नीचे बने पार्क में आकर बैठ गए। बीती स्मृतियां याद कर उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्हें याद आ गए वो दिन जब उनकी पत्नी नीरू जी जिंदा थी। दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे। मनोहर जी स्कूल में अध्यापक थे। नीरू जी ने उनसे कभी घर के कोई काम नहीं करवाए थे। वो अकेली ही घर और बच्चा संभालती थी। अमित मनोहर जी और नीरू जी की इकलौती संतान था। अमित की 12वीं की पढ़ाई होने के बाद मनोहर जी ने उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अमित की शहर में ही नौकरी लग गई थी। शहर में ही रहने वाली निशा से अमित को प्यार हुआ और फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद अमित ने मनोहर जी और नीरू जी को अपने पास ही शहर बुला लिया था, मगर बहू निशा नहीं चाहती थी कि सास ससुर उसके साथ रहे। जब भी मनोहर जी और नीरू जी निशा से कुछ भी बात करने की कोशिश करते, निशा उसका सही से जवाब ही नहीं देती थी। पूरा दिन घर में मुंह फुलाकर घूमती थी और धीरे धीरे तो उसने घर में रहना ही बंद कर दिया, ताकि उसे सास ससुर का मुंह ना देखना पड़े। मनोहर जी और नीरू जी ये सब देखकर समझ चुके थे कि बहू को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए दोनों वापस अपने गांव चले आए थे। वे लोग खुद भी बेटे बहू की गृहस्थी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वे लोग अब कभी वापस शहर नहीं जाएंगे। उनकी बहू निशा उनके बेटे अमित को खुश रखे, बस वे भी इसी में खुश थे। अमित भी तो माँ पिताजी पर जान छिड़कता था। वो तो माता पिता को वापस गांव जाने नहीं देना चाहता था, मगर निशा के व्यवहार से तंग आकर कुछ कह नहीं पाता था। जब अमित ने माता पिता को गांव जाने से रोकना चाहा तो नीरू जी ने कहा था, बेटा बस तू खुश रहे, हम यही चाहते हैं, हमारी चिंता मत कर, हम लोग गांव में ही खुश हैं। जिंदगी सुखमय बीत ही रही थी कि नीरू जी को अचानक आए हार्ट अटैक ने मनोहर जी का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। नीरू जी के जाने के बाद मनोहर जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और जैसे तैसे सब मैनेज करने लगे। नीरू जी के राज में मनोहर जी को कभी घर का कोई काम नहीं करना पड़ा था। वहीं अब नीरू जी के चले जाने के बाद मनोहर जी घर के सारे काम खुद करने लगे। बेटा अमित मनोहर जी को गांव में अकेले नहीं रहने देना चाहता था, इसीलिए वो मनोहर जी से बार बार शहर आने की जिद करता था। मगर मनोहर जी अपनी बहू निशा के स्वभाव से वाकिफ थे, इसलिए शहर आने को तैयार नहीं थे। यहाँ शहर में जब निशा को पता चला कि मनोहर जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो वो अमित से जिद करने लगी कि वो पापा जी को गांव से यहाँ वापस शहर ले आए। अमित को निशा में आए बदलाव का कारण समझ नहीं आया। वो बोला, निशा, तुम्हारे व्यवहार के कारण अब तक मम्मी पापा हमारे साथ रहने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मम्मी के निधन के बाद भी पापा यहाँ आकर रहने को तैयार नहीं है, और अब अचानक तुम मुझे कह रही हो कि मैं पापा को यहाँ शहर ले आऊं। गांव से पापा को लाने के बाद यदि तुम फिर से उनके साथ रूखा व्यवहार करोगी तो वो बेचारे तो जीते जी मर जाएंगे। निशा बोली, अमित, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। काश मैं ये बात पहले ही समझ जाती कि माता पिता तो हमारे घर की मजबूत नींव होते हैं। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम पापा जी को यहाँ ले आओ ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊं। वे बेचारे अकेले वहां सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे। अमित निशा में आए बदलाव से खुश था और वो अगले ही दिन मनोहर जी को
गांव से शहर लाने के लिए चल दिया। मनोहर जी वापस शहर बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, मगर अमित बोला कि उनकी बहू निशा का स्वभाव पहले से बहुत बदल चुका है, बल्कि निशा ने ही अमित को उन्हें गांव लेने भेजा है। ये सुनकर मनोहर जी अपने बेटे अमित के साथ वापस शहर चले आए थे। मनोहर जी को भी गांव में अकेलापन खूब अखरता था, इसलिए बेटे के आग्रह पर वो उसे मना नहीं कर पाए। निशा ने 2-4 दिन मनोहर जी को भरपूर सम्मान दिया, मगर अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। निशा अमित के सामने तो मनोहर जी से खूब अच्छा व्यवहार करती, मगर जैसे ही अमित ऑफिस चला जाता वैसे ही निशा गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। अमित, देखो ना, मैंने कितनी बार पापा जी से कहा है कि दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मगर तुम्हारे पापा दूध पीने को तैयार ही नहीं है। निशा अमित के सामने ऐसे दिखाती कि उससे ज्यादा ख्याल पापा जी का कोई नहीं रखता। अमित भी निशा की हाँ में हाँ मिलाकर कहता, पापा, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और वृद्धावस्था में हमारी हड्डियों को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। कहते हुए अमित मनोहर जी के हाथ में दूध का ग्लास पकड़ा देता, मगर जैसे ही अमित ऑफिस जाता निशा मनोहर जी को खूब खरी खोटी सुनाती, यहाँ तक कि उनके हाथ से दूध का ग्लास तक छीन लेती और कहती, बुढ़े, ये सब फ्री में नहीं आता है। दूध, दही, सब्जी और फल सभी के पैसे लगते हैं। तुम्हें यहाँ रहना है तो हर महीने अपना खर्चा देना होगा, समझे? निशा का ये दुर्व्यवहार मनोहर जी को अंदर तक झकझोर देता, मगर वे अपने भोले भाले बेटे अमित से भला क्या कहते। अमित को तो निशा ने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर रखा था। अमित तो कुछ जानता ही नहीं था कि उसकी पत्नी के दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। निशा की नजर सिर्फ मनोहर जी के गांव के घर और पैसों पर थी, मगर मनोहर जी अपने बेटे की वजह से सब कुछ सहन कर रहे थे। मनोहर जी अमित से बहुत प्यार करते थे और उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अमित तो सिर्फ वही देख पा रहा था जो निशा उसे दिखाना चाहती थी। पार्क में बैठे मनोहर जी का ये सब सोचते सोचते आंखों में पानी आ गया। इतने में उन्हें ध्यान आया कि अगर वो सब्जियां लेकर समय पर घर पर नहीं पहुंचे तो बहू फिर से उनका अपमान करने से नहीं चूकेगी। निशा गिन के उन्हें सिर्फ 100 रुपए देती थी, जैसे किसी काम वाली बाई को दे रही हो। मनोहर जी सब्जी और फल लेकर हाँफते हाँफते घर पहुंचे तो देखा कि अमित ऑफिस से आ गया था। अमित उनको देखते ही बोला, पापा, आप क्यों सब्जी लेने गए थे? निशा घर में ही तो थी। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, ये दौड़ने भागने वाले काम आप मत किया कीजिए। अब देखिए कितनी सांस फूल रही है आपकी। आप यहाँ बैठिए आराम से। और फिर वो निशा को आवाज देते हुए बोला, निशा, पानी लाओ पापा के लिए। इतने में निशा जल्दी से रसोई से पानी लेकर बोली, मैंने तो कितनी बार मना किया है पापा जी को, मगर पापा जी तो सुनते ही नहीं। कहते हैं फल सब्जियां लाने के बहाने उनका टहलना भी हो जाता है। मैंने तो इन्हें कितनी बार मना किया है अमित कि मेरे होते हुए आपको भला सब्जियां लाने की क्या जरूरत, मगर पापा जी कहते हैं खाना खाने के बाद उन्हें टहलने की आदत है, इसलिए सब्जियां लेने चले जाते हैं। अमित बोला, पापा, निशा के होते हुए आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस यहाँ आराम से रहिए। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी समझदार बहू मिली है जो आपकी सेहत और आपके खाने पीने का इतना ख्याल रखती है। मैं और निशा हैं यहाँ पापा, हमारे होते हुए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप इस उम्र में अब आराम करें, बस अच्छा खाएं पिए और अच्छी जिंदगी जिए। जवानी में आपने बहुत मेहनत की है, बस अब आराम करिए। निशा बीच में बोली, वही तो अमित, मैं भी पापा जी से यही कहती हूँ कि हमारे रहते आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, मगर पापा जी मेरी तो सुनते ही नहीं। अब तुम ही समझाओ इन्हें। मनोहर जी बेटे बहू की गृहस्थी में क्लेश नहीं डालना चाहते थे, इसलिए अमित को कभी कुछ बताते नहीं थे। मनोहर जी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि कुछ कह भी नहीं सकते थे, और कहते तो भी अमित शायद ही विश्वास करता, क्योंकि अमित से निशा का दोहरा चेहरा अब तक छुपा हुआ था। निशा के मनोहर जी पर जुल्म धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। आज जब मनोहर जी सब्जियां लाने जा रहे थे, निशा बोली, पापा जी, अब से रोज आप आपके पैसों से सब्जियां, फल और दूध लाया करेंगे। आखिर जो भी आपके पास है वो सब हमारा ही तो है, और आपको अपने जीते जी वो सब हमारे लिए खर्च करना चाहिए। इतने सारे पैसे आप अपने साथ ऊपर थोड़े ना ले जाएंगे। आप तो मजे से यहाँ हमारी छाती पर आकर बैठ गए हैं, मगर आपके आने के बाद हमारा खर्च तो 2 गुना हो गया है। वो नहीं दिखता आपको?
जब से आए हैं देख रही हूँ आपके पैसे आपने अब तक निकालना शुरू नहीं किया। अरे बेटे के घर में बाप मेहमान थोड़ी होता है। जाइए अंदर और आज से अपने पैसे निकालना शुरू कर दीजिए, समझे? मनोहर जी ने अपने कमरे में जाकर 500 रुपए का नोट निकाला और सब्जियां और फल लाने चले गए। अब से रोज मनोहर जी अपने पास से पैसे निकालते और घर का सामान लाते। फिर भी निशा उन्हें दूध, फल और यहाँ तक कि खाना भी बराबर नहीं देती थी। अमित जो पैसे निशा को घर खर्च के लिए देता था, उससे निशा बाहर खूब शॉपिंग और पार्टी करती। ये सब बातें अमित बिल्कुल नहीं जानता था। काफी महीने इसी तरह गुजर गए। मनोहर जी अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। कभी कभी वो अपनी पत्नी को याद कर खूब रोते और कहते, काश तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। आज भारी बारिश की चेतावनी थी, जिस वजह से अमित और बाकी स्टाफ को ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई। अमित ने सोचा, चलो आज जल्दी पहुंचकर पापा और निशा को सरप्राइज दूंगा। अमित जैसे ही घर पहुंचा, उसे बाहर तक निशा के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसके पापा की थाली में 2 रोटी और एक सूखी सब्जी थी। मनोहर जी से रोटी सूखी सब्जी के साथ गले से उतारी नहीं जा रही थी। बस इसी बात पर निशा उन पर बहुत चिल्ला रही थी और कह रही थी, हाँ आपको तो रोटी सब्जी के साथ दही और दाल भी चाहिए। आपका बेटा बेचारा वहां ऑफिस में दिन भर काम करता है और आपको यहाँ खाने में 4 पकवान चाहिए। यदि रोटी गले से नहीं उतर रही है तो पानी में भिगोकर खा लीजिए। बस यही खुद की किस्मत समझिए कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है। बेचारे मनोहर जी ने जैसे तैसे वो खाना खत्म किया और अंदर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर में अमित ने डोरबेल बजाई और वो अंदर आ गया। निशा बोली, अरे वाह, आज आप जल्दी आ गए। आइए बैठिए, गरम गरम खाना भी तैयार है। कहकर निशा अंदर से पनीर की सब्जी, दाल, सलाद, दही, रोटी और चावल ले आई। अमित ने जब अपनी थाली में इतने सारे पकवान देखे, वो बोला, पापा ने खाना खा लिया निशा? निशा बोली, हाँ पापा को तो मैं जल्दी खाना खिला देती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। आप तो जानते ही हैं पापा को गैस की समस्या है, इसलिए पापा जितना जल्दी खा लेते हैं उनका शरीर ठीक रहता है। अमित मन ही मन गुस्से में उबल रहा था। वो अपनी आंखों से सब देख चुका था कि कैसे उसकी पत्नी उसके पापा को खाना खिला रही थी। उतने में निशा के मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन बज उठा। निशा फोन लेकर अपने कमरे में सहेली से बात करने चली गई। अमित को खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। वो भी निशा के पीछे पीछे अपने कमरे में गया तो उसने देखा निशा हंस हंस के उसकी सहेली को बता रही थी, अरे बुढ़े के गांव का घर और रिटायरमेंट के पैसे अब हमको ही मिलेंगे, इसलिए तो अच्छी बहू बनने का ढोंग करना पड़ा अमित के सामने, ताकि अमित अपने बुढ़े बाप को यहाँ ले आए। गांव का घर भी मैंने किराए पर चढ़वा दिया है और उसका किराया भी हम ही खा रहे हैं। और तुझे एक खुशखबरी देनी थी। तू तो जानती है आजकल घर का खर्चा बुढ़े की जेब से निकलवा रही हूँ, जिस वजह से अमित ने जितने भी पैसे घर खर्च के लिए दिए हैं सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं। चल कल पार्टी करते हैं। बोलकर निशा हंसने लगी, मगर उसने जैसे ही अमित को पीछे खड़ा पाया उसके होश उड़ गए। अमित की आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी और उसने निशा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की आवाज इतनी भारी थी कि मनोहर जी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। अमित बोला, निशा 100 दिन सोनार के 1 दिन लोहार का। आज शायद भगवान ने इसीलिए मुझे ऑफिस से जल्दी घर भेजा ताकि मैं तुम्हारा ये रूप देख सकूं। तुमने मेरे पापा पर इतने अत्याचार किए, उनसे इतना काम करवाया और ना जाने कितने ही ताने दिए। देख लेना भगवान एक दिन तुमसे एक एक बात का हिसाब लेगा। और पापा आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मनोहर जी बोले, बेटा आज तू सच्चाई खुद ही जान गया। मैं तुम दोनों में क्लेश नहीं करवाना चाहता था बेटा, और बस अब मैं वापस अपने घर अपने गांव जाना चाहता हूँ। तेरा जब भी मन करे तो मुझसे वहां मिलने आ जाना। अमित ने अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मनोहर जी नहीं रुके। मनोहर जी ने अपनी बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मनोहर जी जब तक यहाँ रहे घुटते रहे। उनकी बहू ने उन्हें हर पल तरसने को मजबूर कर दिया। अमित को भी आज अपनी ही पत्नी से नफरत सी हो गई थी। वो बोला, निशा तुम इतनी गिर सकती हो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म महसूस हो रही है। मैं उस पल को कोसता हूँ जब मैंने तुम जैसी औरत को पसंद किया था।
अमित की इतनी कड़वी बातें सुन निशा रोने लगी और अमित के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी, मगर अमित ने उसे माफ नहीं किया। दोस्तों, हमें हमारे किए गए पापों की सजा यहीं भुगतनी है, इसलिए कभी भी कोई भी बुरा काम करने से पहले जरूर सोच लें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।